और यूके के बीच ऐतिहासिक एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज से लागू हो गया है। इस एफटीए के लागू होने के बाद यूके से भारत आने वाली कारें, स्कॉच, विस्की, कपड़े और फुटवेयर सस्ते हो जाएंगे। भारत के 99% सामानों को यूके में जीरो टैरिफ पर निर्यात किया जाएगा। वहीं यूके के 99% सामान 3% एवरेज टैरिफ पर भारत में इंपोर्ट होंगे। इस एफटीए के जरिए 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दुगना होकर $120 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत और यूके के बीच एफटीए को ऐतिहासिक माना जा रहा है। इस एफटीए से भारत के लोग और इंडस्ट्री को फायदा होगा। डिटेल में बता रहे हैं संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। भारत का यूनाइटेड किंगडम के साथ आज से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है। इस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड डील की वजह से दोनों देशों के कारोबारी, इंडस्ट्री और एक्सपोर्टरों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अगर बात करें स्थिति की, तो जो भारत से 99% आइटम्स जो कि यूके एक्सपोर्ट होने वाले हैं, उस पर आज से कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। जीरो ड्यूटी रेट पर ये तमाम आइटम्स वहां यूके में एक्सपोर्ट होंगे। वहीं यूके से जो इंपोर्ट होने वाले 89% आइटम हैं, उन पर ड्यूटी कम की जाएगी। उसकी वजह से जो आम लोगों को, जो भारत के लोगों को फायदा मिलेगा, इन सब फायदा मिलेगा। लग्जरी कारें सस्ती हो जाएंगी, स्कॉच, विस्की सस्ती हो जाएगी, कॉस्मेटिक्स, चॉकलेट, बिस्किट्स, मेडिकल डिवाइसेस सस्ते हो जाएंगे भारत में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत से जो जाने वाले जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आइटम है, जिससे कि बहुत बड़ा लोग रोजगार जुड़ा हुआ है, टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट, लेदर, फुटवेयर, ये सब जीरो हो जाएंगे वहां पर। जेम्स ज्वेलरी, खिलौने, स्पोर्ट्स, लकड़ी, पेपर, सब जो एक्सपोर्ट होते हैं वो जीरो हो जाएंगे। सी फूड्स, फल, सब्जियां, वेजिटेबल्स, ऑयल, ये सारे आइटम्स अब जीरो ड्यूटी पर एक्सपोर्ट होंगे। इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो पार्ट्स, बेस मेटल, ये तमाम चीजें अब यूके में जीरो ड्यूटी पर एक्सपोर्ट होंगे। अगर हम बात करें तो किसानों को लेकर काफी सेंसिटिविटी बरती गई है। कोई भी आइटम इसमें जो डेयरी प्रोडक्ट, ब्रिटिश सेव, चीनी, चावल और अंडे और चिकन, कोई भारत में इंपोर्ट नहीं होगा। इससे किसानों को एक बहुत बड़ा फायदा होगा। और भारतीय जो प्रोफेशनल्स जो वहां यूके में काम करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो डबल टैक्स है वो उससे मुक्ति हो गई थी। जो डबल कन्वेंशनल टैक्स कहते थे, वो जो 25% अपनी कमाई से उन्हें डिपॉजिट करना पड़ता था, उसको 5 साल तक अब डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा। सोशल सिक्योरिटी जो कंट्रीब्यूशन होता था, उससे अब मुक्ति मिल गई है। इसके अलावा जो हमारे प्रोफेशनल्स जो वहां पे आईटी सेक्टर्स के काम करते हैं, लीगल सर्विस में काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में काम करते हैं, एमएसएमई सेक्टर्स हैं, उनको इस ट्रेड डील की वजह से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। दोनों देश उम्मीद कर रहे हैं कि 2030 तक दोनों देशों का आपसी कारोबार $100 बिलियन तक जा सकता है इस ट्रेड डील की वजह से। भारत यूके के बीच एफटीए से 2030 तक $100 बिलियन के ट्रेड का लक्ष्य है। यह कहना है कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल का। हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से राजेश अग्रवाल ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। इंडिया यूके के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट जो किया गया था, आज से लागू हो गया है। और इस ट्रेड एग्रीमेंट को अब तक किए गए सभी ट्रेड एग्रीमेंट के हिसाब से देखें तो ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। एक्सपोर्ट सेक्टर को इससे कैसे फायदा होगा? वही एक्सपोर्ट सेक्टर जो रोजगार देने में सबसे अव्वल रहता है। और यूके से जो सामान यहां पर आएंगे, उससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री किस तरह से कम्पीट करेगी और कंज्यूमर को कैसे फायदा होगा? कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ है कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल साहब। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहला सवाल तो यूके के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, इसको हम लोग एक गोल्ड स्टैंडर्ड एफटीए के तौर पर देख रहे हैं, हिस्टोरिक देख रहे हैं। तो किस मायने में हिस्टोरिक? क्योंकि इससे पहले भी कई एफटीए हम लोग कर चुके हैं। 3-4 बातें। ये एक मेजर इकोनॉमी के साथ हमारा एग्रीमेंट है, तो वन ऑफ द बिगेस्ट, दोनों इकोनॉमी मिला के $8 ट्रिलियन है। दूसरा, ये पहला एग्रीमेंट है जहां हम 89% से ज़्यादा टैरिफ लाइन में मार्केट एक्सेस हम लोग दे रहे हैं। और हमें जो मार्केट एक्सेस प्राप्त हो रहा है वो 99% टैरिफ लाइन और करीब 100% हमारा जो ट्रेड है वो जीरो ड्यूटी पर जा रहा है, और एक बड़ी इकोनॉमी में, इसलिए भी ये हिस्टोरिक है। तीसरा ये कि जो यहाँ पर ड्यूटी एग्जम्पशंस हमें मिल रहे हैं, बड़ी कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा ड्यूटीज़ थी इस इकोनॉमी में, और ये ड्यूटी सारी जीरो पर जा रही हैं। तो एक बहुत बड़ा कदम है हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए। इवन एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ी ड्यूटीज़ थी यूके की इकोनॉमी में, वो भी जीरो पे जा रही। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है हमारी इंडस्ट्री के लिए। और चौथा, ये ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें हम बहुत सारे पॉलिसी एरियाज़ पे भी पहली बार डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे ट्रेड एंड जेंडर, ट्रेड एंड लेबर, ट्रेड एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इन सब एरियाज़ पे भी हम लोगों ने पहली बार समझौता में पॉलिसी एरियाज़ पे डिस्कशन किया है और कुछ कदम उठाए। इसमें एक चीज़ आपने कहा कि बहुत सारे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के लिए वहाँ पे जीरो ड्यूटी मिलेगा, एक बहुत बड़ा पोटेंशियल होगा। तो
इस पर बातचीत तो लंबे समय से चल रही थी, अब ये लागू हो गया है। तो इंडस्ट्री के साथ, इंडियन एक्सपोर्टर के साथ आपकी बातचीत होती रही है क्या कि इस जैसे ही लागू हो तो उसको कैसे मोनेटाइज किया जाए, कैसे उस पोटेंशियल को तुरंत कैप्चर किया जाए? एक तो जब हम लोग एग्रीमेंट कोई नेगोशिएट करते हैं तो उस समय भी इंडस्ट्री के साथ बातचीत होती है और इंडस्ट्री की आकांक्षाओं को और देखते हुए ही हम लोग नेगोशिएशंस में आगे बढ़ते हैं। नेगोशिएशंस के दौरान भी इंडस्ट्री की क्या आकांक्षाएं हैं, क्या उनकी ज़रूरतें हैं और क्या उनको लगता है टैरिफ और नॉन टैरिफ में हम लोग को एग्रीमेंट के अंदर रिजॉल्व करना चाहिए, उसके लिए हम लोग रेगुलर कंसल्टेशंस करते हैं। और इस एग्रीमेंट के नेगोशिएशंस को हम लोगों ने 2025 अप्रैल में ख़त्म किया था, जुलाई में साइन किया था। उसके बाद पिछले एक वर्ष से जब हम लीगल स्क्रब और उसके ऑपरेशनलाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, इंडस्ट्री के साथ हमेशा हम लोग कंसल्टेशन में रहे और उन्हें ये पता है कि इससे क्या लाभ होने वाला है और उसके लिए वो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री आप देखेंगे कि ऑलरेडी अपने संपर्क, अपनी सप्लाई चेन को फिर से खड़ा करने की या स्ट्रेंथन करने के प्रयास में लगी हुई है। इसमें चूंकि आपने कहा कि हम लोग 99% प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट है उस जीरो ड्यूटी पे आ जाएगा, कई लोग ये कह रहे हैं कि पहले से ही 53% एक्सपोर्ट प्रोडक्ट जो है वो जीरो ड्यूटी पे है। तो ऐसे में ऐसा नहीं कि पूरा 99% अभी जा रहा है। तो ये जो 53%, 99 माइनस 53 वाले हैं, इनको कितना बेनिफिट मिलेगा? इसमें कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होंगे? देखिए, टैरिफ लाइन एक चीज होता है, ट्रेड एक चीज होता है। टैरिफ लाइंस हो सकता है कि 53% टैरिफ लाइंस में यूके में जीरो ड्यूटी हो, पर ये जरूरी नहीं है कि हमारा ट्रेड उन्हीं लाइंस में हो, क्योंकि बहुत बार डेवलप्ड कंट्रीज में जो जीरो ड्यूटीज होते हैं वो ऐसे प्रोडक्ट में होते हैं जो जिसमें स्वाभाविक उनकी स्ट्रेंथ्स होती है और ये कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी है। जहाँ उनकी स्ट्रेंथ्स नहीं होती, जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, वहाँ पर ड्यूटीज़ वहाँ भी 10, 12, 17% तक भी रही है। तो वो सारी ड्यूटीज़ अब जीरो जा रही हैं। तो इस तरीके से देश को फ़ायदा मिलेगा। ये केवल मैथमेटिक्स से, नंबर से देखने से हम इसके डेप्थ में नहीं जा पाएंगे, परंतु अगर आप इंडस्ट्री से बात करें तो आपको समझ में आएगा कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर जो हमारा मूल स्ट्रेंथ है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा स्ट्रेंथ है, ऑटो सेक्टर, ऑटो कंपोनेंट सेक्टर, इन सभी सेक्टर्स को बड़ा अच्छा लाभ इस एग्रीमेंट का मिल रहा है। ट्रेड एग्रीमेंट बाकी आने वाले दिनों में होने वाले ट्रेड एग्रीमेंट के लिए एक टेम्पलेट के तौर पर रहेगा? नहीं, इसमें काफ़ी कुछ इंडिया ने एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, एज अ एम्बिशन और एस्पिरेशन आगे बढ़े हैं, परंतु हर एग्रीमेंट अपने बैलेंस पे होता है, डिपेंडिंग ऑन दूसरे साइड से हमें क्या मिल रहा है, कितनी बड़ी इकोनॉमी है, कितना बड़ा मार्केट है, क्या लाभ हमारी इंडस्ट्री, हमारे सेक्टर्स के लिए, उसके बिना पर ही उस एग्रीमेंट के अंदर समझौता हो। यूके होने वाले एक्सपोर्ट में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी? पिछले कुछ साल में कुछ टारगेट है, कुछ टाइम फ्रेम में? हम लोग का मानना है कि 2030 तक हम लोग $100 बिलियन तक ट्रेड को ले जाने का प्रयास करेंगे यूके के लिए। यूके। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के। तो ये तो राजेश अग्रवाल साहब, जिन्होंने जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं और जो पूरे सारे जो ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं उन अधिकारियों के मुखिया भी हैं। तो इनको उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा ट्रेड एग्रीमेंट का फल आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को मंजूरी दे दी है। 1,27,000 करोड़ की इस योजना समेत 2 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं को आज कैबिनेट से मंजूरी मिली है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM 2.0 के तहत अब घरेलू वैल्यू चेन के विस्तार पर फोकस किया जाएगा। इस बार पहले से करीब दुगनी रकम सेमीकंडक्टर मिशन में खर्च की जाएगी। सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। हम सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, जो कि आज जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाहे आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, जो कैमरा है, घर में फ्रिज, टीवी, AC, स्कूटी, कार, ट्रेन, चाहे मिसाइल्स हो, कुछ भी हो, सब में सेमीकंडक्टर चिप्स लगती है। इसके लिए आज और इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में बहुत ही एक बड़ा फैक्टर बन के उभरा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की अब पूरी चेन, वैल्यू चेन अब कवर हो गई। तो कैबिनेट के फैसलों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा।
देखिए कैबिनेट ने 2,19,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और खासतौर पे की सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को मंजूरी मिलने वाली है। हुआ भी वैसा ही और आज कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी। खासतौर पे की सरकार ये चाहती है कि एक इकोसिस्टम बनाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी ISF 1.0 के अंदर हमने 12 प्लांट्स को मंजूरी दे दी, उसमें से 3 ने ऑलरेडी प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। लेकिन सरकार चाहती थी कि एक इकोसिस्टम बनाया जाए जिसके अंदर की कंपनियां रॉ मटेरियल से लेकर के बाकी सारी चीजों को यहाँ पर भारत के अंदर ही प्रोड्यूस कर सके। तो उसके लिए नया मिशन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है। आज कैबिनेट इसको मंजूरी दे दी है, जल्दी इसको सरकार नोटिफाई भी कर देगी। उसके बाद सरकार इसके अंदर जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, इंगोट्स हैं, गैसेस हैं, वो इकोसिस्टम बनाने के लिए आगे बढ़ेगी। और खासतौर पर सरकार ने इसमें घोषणा करी कि अब 35% से लेकर के 75% तक इंसेंटिव्स जो कंपनियां इस स्पेस में आगे आएंगी उनको देंगे। तो इसका लेकर क्या सरकार ने मंजूरी दे दी। दूसरी एक बड़ी मंजूरी हमें जो नेशनल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लान के अंदर देखने को मिली, उस स्कीम को 5 साल के लिए अंदर बढ़ा दिया गया है। ये स्कीम मार्च 31 को खत्म हो गई थी, लेकिन अब सरकार ने इसको आगे बढ़ाने का फैसला किया। इसके तहत सरकार जितने भी घरेलू मोबाइल्स होंगे उनके लिए, घरेलू प्रोडक्शन के लिए उनको ज्यादा इंसेंटिव देने की तैयारी कर रही है। जो मोबाइल स्कीम थी पहले सरकार उसको 4% से लेकर के 6% तक इंसेंटिव दे रही थी, लेकिन अगर कोई घरेलू सोर्सिंग के जरिए प्रोडक्शन करता तो उसका इंसेंटिव 8% से लेकर के 10% भी किया जा सकता है। एक पूरा वैल्यू चेन यहाँ पर बनाने की सरकार कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ 2 और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जो वाराणसी के अंदर हुए हैं, उनको भी मंजूरी इसके अंदर दी गई है। वाराणसी में ये गंगा किनारे और वरुणा नदी के किनारे 2 एलिवेटेड प्रोजेक्ट्स बनेंगे, उनको भी इसमें मंजूरी दी गई है। और सरकार ने इसके साथ हम नेशनल यूरिया पॉलिसी को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत सरकार नए प्लांट्स लगाने की कोशिश करेगी। तो करीबन 8 ऐसे प्लांट्स हैं जो कि भारत के अंदर लगाए जाएंगे और उसके साथ साथ जो प्रोडक्शन है यूरिया का वो बढ़ेगा, आत्मनिर्भर बढ़ेगा। जो कंपनियां नेचुरल गैस के जरिए यूरिया बनाएंगी उनको भी सरकार इंसेंटिव देगी। तो कुल 7 ऐसे प्रोजेक्ट है जिनको क्या सरकार ने हरी झंडी दी। चलिए अब आपको बता दें, पिछले साल अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश मामले में AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इंटरोगेशन ब्यूरो ने इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे में क्या कुछ कहा गया है, पूरी डिटेल बता रहे असीम मनचंदा। देखिए, अहमदाबाद एयरक्राफ्ट हादसे को अभी 1 साल बीत चुका है, लेकिन अभी भी इसकी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। लेकिन इस बीच कई ऐसी खबरें आई थी जिसके अंदर पायलट को ब्लेम किया गया था। तो जो पायलट के पिता है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और कहा था कि जो पूरी जांच है उसको सार्वजनिक किया जाए, जो CVR है उसको भी सार्वजनिक किया जाए। तो इसको लेकर के जो AAIB है उसने एक सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दायर किया और कहा कि जो जांच है और जो CVR है वो उसकी जो रिकॉर्डिंग्स है उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जो बयान लोगों ने दर्ज कराए हैं उसको भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, इससे जांच पूरी तरह से प्रभावित हो सकती है। लेकिन AAIB ने ये कहा है कि हम अक्टूबर तक जांच की ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत हम कर देंगे। जांच अपनी सही डायरेक्शन के अंदर चल रही है और जांच का मकसद किसी के ऊपर ब्लेम लगाना नहीं है। जांच का मकसद ये है कि आगे चल करके जो एयर एविएशन सेफ्टी है उसको किस तरह से ज्यादा प्रभावशाली बनाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले की सुनवाई 17 जुलाई को करेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शुरू हुए 1 महीना पूरा हो गया है, लेकिन शुरुआत में यात्रियों की संख्या अनुमान से कम रही है। कम मांग की वजह से कुछ एयरलाइंस ने रूट्स पर कटौती भी शुरू कर दी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। जी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अगर पहले 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड देखें तो 1 महीने में करीब 600 के करीब फ्लाइट्स भरी गई हैं, करीब 61,000 के करीब यात्रियों ने ट्रैवल किया है। औसत अगर पैसेंजर लोड फैक्टर अगर आप देखें तो 50 से 55% के करीब है, यानी कि अभी भी जो 60 लगभग आधी जो सीटें हैं किसी फ्लाइट में औसतन वो खाली जा रही हैं। और ये खुद जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अपना अनुमान है उससे काफ़ी कम है, क्योंकि उन्होंने जो इस साल का अपना अनुमान रखा था कि उन्हें करीब पूरे साल में करीब 40 से 60 लाख पैसेंजर्स को केटर करने का लक्ष्य था, लेकिन पहले महीने में 1 लाख पैसेंजर्स भी नहीं हो पाए। और उसका जो असर है, कई सारी एयरलाइंस जो अपनी फ्लाइट्स हैं कुछ रूट्स पे कम कर रही हैं जहाँ पैसेंजर्स काफ़ी कम है। मसलन अकासा एयर की अगर आप देखें तो बेंगलोर और नवी मुंबई की फ़्लाइट उन्होंने शुरू की थी, फिर बंद कर दी। हालांकि उनका कहना है कि अब 1 अक्टूबर से दोबारा से शुरू करेंगे। ठीक इसी तरह से इंडिगो की जो चंडीगढ़ की फ़्लाइट थी वो भी फ़िलहाल के लिए बंद कर दी गई है। जो मुख्य कारण है जिस कम पैसेंजर्स का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, तो उसमें 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो UDF थोड़ा ज़्यादा है दिल्ली के मुकाबले, तो इससे जो हवाई किराया है उस पर असर पड़ रहा है। करीब 4 गुना ज़्यादा UDF नोएडा में देना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ जो कनेक्टिविटी है
है वो अभी भी इशू है, लोगों को अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है वहाँ जाने में। और अगर दिल्ली से अगर आप जाएँ तो अभी भी लगभग 1500 से 2000 के करीब आपको सिर्फ टैक्सी का फेयर लगता है। तो इसलिए कई लोगों को दिल्ली से फ्लाइट लेना नोएडा के मुकाबले फ़िलहाल जो है वो सस्ता पड़ रहा है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत हो गई है। पहली उड़ान एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अबू धाबी के लिए भरी। करीब 100 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान देर रात 2:55 पर नवी मुंबई हवाई अड्डे से रवाना हुई और 2.5 घंटे का सफर तय करके ये अबू धाबी एयरपोर्ट पहुंची। एयर इंडिया एक्सप्रेस अबू धाबी के लिए सप्ताह में 3 उड़ानें संचालित करेगी। आपको बता दें, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 25 दिसंबर 2025 को घरेलू सेवाएं शुरू हुई थी। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। आज दिन भर के उतार चढ़ाव के बीच बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 130 पॉइंट चढ़ा तो वहीं निफ्टी ने 26 पॉइंट की बढ़त हासिल की। आज कैसे रहा है बाजार का हाल, बता रही है रक्षा रावत। 2 एक्सपायरीज के बीच का सैंडविच सेशन था आज और काफ़ी अच्छा प्ले आउट हुआ। शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई लेकिन आखिरी जो घंटे हैं वहां पर गिरावट देखने को मिली। अगर आज के क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो यहां पर निफ्टी की एक फ्लैट क्लोजिंग हुई है, हालांकि हरे निशान में बंद हुआ है, लेकिन निफ्टी बैंक यहां पर आउट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिला। करीब 300 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो इन्होंने भी आज बाजार को सपोर्ट किया। अगर आज की सेक्टोरियल पिक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर पिक्चर जो है कल के मुकाबले काफ़ी अच्छी नजर आ रही है। एफएमसीजी, मेटल, आईटी, रियलिटी, इन सभी को छोड़कर बाकी सारे ही इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं। मेटल में आज 1% की कमजोरी देखने को मिली, लेकिन इंडिया विक्स यहां पर एक कूल ऑफ देखने को मिला, 3.5% की गिरावट, जिसने मार्केट को एक पुश दिया। अगर बात करें ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड, डिफेंस, ऑटो, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल, फार्मा, सभी तरफ जो है वो हरियाली देखने को मिली। अगर आज के निफ्टी 50 कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो यहाँ पर ये सारे काउंटर्स हैं जिन्होंने निफ्टी को सपोर्ट किया। इटर्नल काफी दिन के बाद यहाँ पर एक अच्छी बाइंग आज देखने को मिली। इसके अलावा सीमेंट पैक से अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर भी 3% के गेंस देखने को मिले। एचडीएफसी लाइफ जो है नतीजों के चलते ये स्टॉक फोकस में रहा आज। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर भी करीब 2% के गेंस हमें देखने को मिले। लेकिन निफ्टी 50 लूजर की लिस्ट देखें आज हम तो यहाँ पर पावर ग्रिड 2% की गिरावट, मेटल पैक से हिंडाल्को यहाँ पर भी 2% की गिरावट, एलएनटी जो वॉर का इंपैक्ट है यहाँ पर आज देखने को मिला, 8% से ज्यादा की गिरावट के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज सीमेंट शेयर ये पूरा ही पैक काफी अच्छा चल रहा था, काफी अच्छे से इन्होंने मार्केट को जो है वो सपोर्ट किया। कुछ कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो यहाँ पर न्यूवको ये लगातार दूसरे दिन चल रहा है अपने रिजल्ट के बाद और काफी अच्छा आज गेंस देखने को मिले, 10% से ज्यादा के मूव यहाँ पर नजर आए। इसके अलावा बिरला कॉर्प, डालमिया भारत और इंडिया सीमेंट, ये सारे काउंटर थे जिन्होंने सीमेंट सेक्टर को पुश किया। तो आज के बाजार का हाल ये था। अब पश्चिम एशिया में संकट की वजह से बाजार में पैनिक नहीं आएगा, ये कहना है हेलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा का। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से एक्सक्लूसिव बातचीत में दिग्गज फंड मैनेजर ने कहा कि एक ही तरह की खबर पर लोग दूसरी बार ज्यादा तनाव नहीं लेते हैं। समीर सर, मार्केट को लेकर इस समय क्या लग रहा है? क्योंकि पिछले महीने तक लग रहा था कि वो मार्च जो था वो एक बुरा सपना था, सब कुछ ठीक हो गया था अप्रैल में, और इनफैक्ट मई जून में तो पोर्टफोलियो में भी अच्छे रिपेयर हुए थे, काफ़ी शानदार रैली आई थी। लेकिन ये जो फिर वापस वेस्ट एशिया में थोड़ी सी ये वॉर भड़की है, क्या ये वापस सेंटिमेंट खराब करेगी मार्केट? तो ये 2 दिन से स्टोरी चेंज हो गई, वरना 2 दिन पहले तक तो सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन अब यही कह सकते हैं कि अगर उसी न्यूज़ पे फिर से वॉर हो, फिर से भी लड़ाई हो, तो सेम इम्पैक्ट नहीं होगा जो पिछली बार हुआ। बिकॉज लोगों को समझ आ जाती है कि ये हफ्ते महीने में फिर रुक जाएगी, फिर वो मार्केट बढ़ जाएगी, फिर मैं इतना स्ट्रेस क्यों लूँ। बिकॉज आपको सेकेंड टाइम उसी न्यूज़ पे उतनी नेगेटिविटी नहीं होती। बट द फैक्ट कि हम चल पड़े थे, एफआई फ्लोज पॉजिटिव हो गए थे, करेंसी स्टेबल हो गई थी, अब वो बीच में फिर एक राउंड ऑफ धक्का तो हो गया है 2 दिन से। बट जो रिस्क था, जो मार्च के लोस थे, वो लग रहा है कि अब वही मुझे लग रहा है कि अब वो नहीं होगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम यू आर शॉक्ड। अब उसी न्यूज़ को बार बार करो, एंड यू ऑल्सो ब्रॉडली नो कि एक्चुअली प्रेसिडेंट ट्रम्प नहीं चाहते थे बहुत सीरियस लड़ाई। लेकिन अभी हमने तो सोचा था कि अब सब सेटल हो गया जब उन्होंने ये एग्रीमेंट टाइप जो भी ड्राफ्ट साइन किया। लेकिन दैट ऑल्सो शोज कि ईरान के लोग भी इजीली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उन टर्म्स को। तो लेकिन स्टिल आई वुड थिंक it cannot be as bad as March. हीलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा ने सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से एक्सक्लूसिव बात करते हुए न्यू एज कंपनियों में निवेश करने की सलाह दी।
समीर अरोड़ा कहाँ पैसा लगा रहे हैं, नया पैसा जो आपको आ रहा है, तो उस समय आपके हिसाब से कहाँ आपने फ्रेश एंट्री की है जो हमें नहीं पता या कम पता है? पता तो नहीं होगा, क्योंकि पता होगा मेरा मतलब ब्रॉडली यही नेम होते हैं, और हमारे म्यूचुअल फंड वालों के तो वैसे भी डिस्क्लोजर होता है। हाँ। मेरे स्टॉक्स वहाँ पे 2 4 5 इधर अलग होते हैं। हाँ। बट ब्रॉडली अगर आप ऐसे नहीं बोलो कि हम का लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे को जैसे मेरे को एफआई में मुझे तो बड़े पैसे मिले लास्ट ईयर सम 300 मिलियन, तो वो तो हमने उसमें एचडीएफसी बैंक भी लिया होगा, आईसीआईसीआई बैंक भी लिया, सारे पुराने नाम। लेकिन उसको इंटरप्रेट कर दो डिफरेंट कि लोगों को क्या लेना चाहिए जो पुराना घिसा पिटा नहीं है। हाँ चलिए, न्यू एज। न्यू एज में लोग गलती ये कर रहे हैं, 2 गलतियां हैं। एक तो आदमी कहता है लॉस मेकिंग कंपनी है, ये जी लॉस मेकिंग कंपनी आपने खरीद ली क्योंकि न्यू एज कंपनी सारी लॉस मेकिंग है। तो मैं उनसे बोलता हूँ इसका मतलब आपने तो एंथ्रोपिक जिंदगी में नहीं खरीदना था, आपने तो ओपन एयर जिंदगी में नहीं खरीदना था, पहले आपने तो स्पेस एक्स जिंदगी में नहीं खरीदना था, लेकिन देखिए साइज 1-1 ट्रिलियन। दूसरा बात यह है कि ये जब कंपनी सारी की नहीं बात कर रहा ब्रॉडली, तो ये सब कंपनीज 8-10 साल प्राइवेट रही हैं, और वाइल बीइंग प्राइवेट ये नहीं है कि वो कोई प्रोटेक्ट कर रहा था, उनके अगेंस्ट 10 और कंपनियां थी प्राइवेट जो सिमिलर, उनको भी किसी ने फंड किया था, किसी और प्राइवेट इक्विटी ने। तो पहले तो उनका मुकाबला हुआ, फिर इन्होंने जो भी लिस्टेड कंपनी है उस किसी ना किसी लिस्टेड कंपनी से आप कंपीट कर रहे हो। और भारत यूके एफटीए लागू हो गया है। आवाज अड्डा में आज हम कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल और एक खास पैनल के साथ इसी पर चर्चा करेंगे। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। घर बैठे कुछ ही मिनटों में एलपीजी सिलेंडर अपने घर मंगवा सकते हैं। जी हां, इंस्टामार्ट ने एचपीसीएल के साथ करार किया है, जिसके जरिए अब कुछ मिनटों में 5 किलो और 10 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर आपके घर पहुंच जाएगा। कैसी होगी ये डिलीवरी, पूरी डिटेल बता रही है दीपाली नंदा। जी हाँ, क्विक कॉमर्स के जरिए रोजाना की ग्रॉसरी तो हम अक्सर मंगवाते ही हैं, लेकिन अब शुरुआत होने वाली है एक नई चीज की, और वो ये कि अब आपको घर बैठे क्विक कॉमर्स के जरिए ही एलपीजी का सिलेंडर मिल जाएगा, वो भी ऑन डिमांड चंद मिनटों में। इंस्टामार्ट ने एक खास साझेदारी की है इस नए इनिशिएटिव के लिए एचपीसीएल के साथ, और इसकी शुरुआत की गई है बंगलुरु से, जहां पर पहली बार ये होने जा रहा है कि ऑन डिमांड एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी शुरू कर दी गई है। मैं आपको बता दूं कि शुरुआत बंगलुरु से हुई है, लेकिन आने वाले वक्त में इसे दूसरे मेट्रो शहरों में भी एक्सपैंड किया जाएगा। अब ये जो पार्टनरशिप है, इससे क्या फायदा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो साझेदारी है इंस्टामार्ट और एचपीसीएल की, इसके तहत जो नया 10 kg का कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर है जिसका नाम है HP नव्या, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं इंस्टामार्ट की ऐप पर जाकर, और चंद मिनटों में आपके दरवाजे के बाहर ये 10 किलो का सिलेंडर यहाँ पर आ जाएगा, और साथ ही साथ आप 5 kg का एलपीजी सिलेंडर भी बुक कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि सिलेंडर मंगाने से पहले एलपीजी का कनेक्शन होना जरूरी किया गया है। तो काफ़ी आसान हो जाएगा अगर कभी इमरजेंसी आपके घर में मेहमान आते हैं या फिर गैस खत्म हो जाती है, तो उस तरह की सिचुएशन में ये काफ़ी काम आने वाला है। छोटे परिवार हो, स्टूडेंट्स हो, वो लोग आसानी से इस इनिशिएटिव या फिर इस नई शुरुआत का फ़ायदा उठा पाएंगे। आज मुंबई के कोस्टल रोड टनल के अंदर अचानक एक कार में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और टनल के भीतर अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर जान बचाने के लिए बाहर भागे, जबकि पूरे इलाके में ट्रैफिक पूरी तरह थम गया। घटना दोपहर करीब 12:30 बजे की है। सूचना मिलते ही दमकल की टीमें मौके पर पहुंची और करीब 20 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर टनल की एक लेन को बंद कर दिया गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। करीब 1 घंटे बाद टनल को दोबारा खोल दिया गया। इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। हालांकि कुछ देर के लिए मुंबई की इस अहम कोस्टल रोड पर अफरा तफरी और जाम देखने को मिला। और अब खबरें फीफा वर्ल्ड कप से। स्पेन ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में एंट्री कर ली है। 16 साल बाद टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। पहले सेमीफाइनल में फ्रांस को स्पेन ने 2-0 से मात दी। डलास स्टेडियम में मिकेल ओयारबाजाल ने 22वें मिनट पर पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 98वें मिनट में पेड्रो पोरो ने गोल दागकर स्पेन की जीत पक्की कर दी। इधर पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में रहे किलियन एम्बापे इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए। फ्रांस 2018 और 2022 के बाद लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का मौका गवा बैठी है। अब आज रात 12:30 बजे दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होगा।
इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर आज के कंज्यूमर अड्डा टॉपिक पर। यूरोपियन यूनियन ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर करीब 1 लाख करोड़ का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। आरोप है कि इन प्लेटफॉर्म्स की डिजाइन लत लगाने वाली है। आज इस पर होगी बड़ी चर्चा। लत का कारोबार यूरोप में फटकार। शाम 5:57 पर सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में।